हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ लूसेंट रिवीजन सीरीज में। इस सीरीज में हम पूरी लूसेंट कवर कर रहे हैं। हमने शुरुआत की है इतिहास और ज्योग्राफी से। इतिहास में हमने एंशियंट इंडिया वाला जो पोर्शन है वो कवर कर लिया है, सिर्फ आपका एक लेक्चर बचा हुआ है। साथ ही साथ हमने जो आपका आधुनिक भारत वाला चैप्टर है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें तो वो भी हमने स्टार्ट कर दिया। मॉडर्न हिस्ट्री में आज ये हमारा 5वां लेक्चर है और धीरे धीरे हम पूरा कवर करेंगे। साथ ही साथ ज्योग्राफी भी हमने स्टार्ट की है, आपको ज्योग्राफी के भी लेक्चर मिल जाएंगे। पॉलिटी, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर हम सब कवर करने वाले हैं। और रेगुलर लेक्चर ना आने का मेन ये कारण था कि अभी हम थोड़ा सा एमपीपीएससी आंदोलन वगैरह में बिजी चल रहे थे और हमारी पूरी टीम सपोर्ट में लगी हुई थी। अब उसका जो भी लास्ट में निष्कर्ष निकले, रिजल्ट निकले, वो अलग मुद्दा है, लेकिन सब सपोर्ट करने जा रहे थे, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस था। अब आपको टाइम टू टाइम रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। आपको बस एक काम करना है, सब्सक्राइब ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, क्योंकि YouTube का अपना एक अलग फंडा होता है। हम लाइव तब तक नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक एक पर्टिकुलर अमाउंट के घंटे कंप्लीट नहीं हो जाते और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ नहीं जाते, तभी हम लाइव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमारी जो एलिजिबिलिटी है लाइव की वो अब स्टार्ट हो जाए और हम लाइव स्टार्ट कर दें। ठीक है, साथ ही साथ में हम क्या देखेंगे, हम इसके बाद एमसीक्यूज वगैरह भी देखेंगे। याद रखिएगा, जितने भी लूसेंट के एमसीक्यूज वगैरह हैं हर एक सब्जेक्ट के, हम वो भी कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। तो जुड़े जरूर रहिएगा। ठीक है, हमारा ब्राह्मी एसएससी एग्जाम चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। इसके बाद मैं बता दूं कि जब हम पूरा लूसेंट कवर कर लेंगे तो एक लूसेंट रिवीजन टेस्ट होगा आपका कंप्लीट लूसेंट का। कहां पर होगा? तो ये होगा आपके ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर। ब्राह्मी एकेडमी की एप्लीकेशन आपको कैसे मिलेगी? आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि जब आप ये टेस्ट देंगे और अगर फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको 5000 का इनाम मिलेगा, सेकेंड रैंक लाते हैं तो 2500 का, और थर्ड रैंक लाते हैं तो 1700 का इनाम मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, कहीं से भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री रहेगा। तो पार्टिसिपेट आपको जरूर करना है। हम आज देखने वाले हैं डेनिस कंपनी के बारे में। अच्छा, आपको मैं प्रीवियस थोड़ा सा बता दूं, हमने स्टार्ट कहां से किया है? उत्तरकालीन मुगल जो शासक आपके होते हैं, जो औरंगजेब के बाद मिलेंगे, हमने उनको पहले पढ़ा, क्योंकि आपको लूसेंट में वही वाला पोर्शन मिलेगा। उसके बाद मिलेगा जो आपकी यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं व्यापार करने के लिए, उनके बारे में। उसमें भी हमने देखा पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, लगभग 100 सालों तक आराम से चिल होकर व्यापार कर रहे होते हैं। अरब सागर जो है आपका, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, वहां पे अच्छा खासा कंट्रोल करके रखते हैं। उसके बाद आपको 100 सालों के बाद हमने बताया डच मिलता है। उसके बाद आपको अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद आपको मिलेगा डेनिस। डेनिस ये जो है आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है इसके बारे में, किसी किसी लूसेंट में आपको मिलेगा भी नहीं, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो आपको क्या करना है, डेनिस को ऐड कर लेना है अपने लूसेंट में। याद रखिएगा, जो भी फैक्ट आपको नहीं मिलते हैं लूसेंट में और जो मैं बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, वो आपको ऐड कर लेने हैं। चाहे तो आप वहां पे पेंसिल से ऐड करते चाहिए, ठीक है, पेंसिल से ऐड कर सकते हैं, या जो आपके छोटे छोटे वो चिपकाने वाले स्टिकर आते हैं, है ना, छोटे वाले जो पेपर रहते हैं, एक टाइप से आप एक साइड से आप चिपका देंगे तो वो चिपक जाते हैं। आप उसमें लिख के अपने लूसेंट में चिपका सकते हैं। ठीक है, लेकिन फैक्ट आप लूसेंट वाले सारे के सारे एक साथ रखिएगा, जिससे जब आप रिवाइज करें तो आपको आसानी हो। यहाँ पे हम डेनिस यूरोपीय कंपनी की बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि आती कब है भारत, तो 1616 में आती है। ठीक है, जब 16 साल की हो जाती है हमारी डेनिस कंपनी, मतलब 16 साल ऐसे बोलते हैं ना, 16 साल में थोड़ा यंग हो गए, जवान हो गए, तो जब हमारी यंग हो जाती है, जवान हो जाती है डेनिस कंपनी, तब 16 साल में आती है ना, 16 साल में आती है। सबसे पहले जो है वो फैक्ट्री कहाँ बनाएगी, तो वो बनाएगी ट्रैंकोबार, तमिलनाडु वाले इलाके में। मतलब हम देखेंगे कि यहाँ आपके सबसे पहले फैक्ट्री बनाएगी डेनिस कंपनी तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा 1676, मतलब काफी टाइम बाद आपको मिलेगा सीतारामपुर, कहीं कहीं श्रीरामपुर भी मिलेगा आपको, है ना। जैसे इंग्लिश में आप देखेंगे सीतारामपुर भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पे श्रीरामपुर भी मिलेगा नाम जो है। ठीक है, जहां पे वो दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं। पहली आपको कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु वाले इलाके में। दूसरी आपको मिलेगी बंगाल में। याद रखिएगा, बंगाल वाला जो एरिया है वो काफी इंपॉर्टेंट था।
सबकी फैक्ट्री, चाहे वो अंग्रेजों की बात करें, चाहे आपके फ्रांसीसी की बात करें, डेनिश की बात करें, वहां पे वो एक फैक्ट्री अपनी बनाते हैं, है ना, एक कोठी बनाते हैं। तो दूसरी फैक्ट्री आपको बंगाल वाले इलाके में कहाँ मिलेगी? डेनिश की सीतारामपुर में, ठीक है। 16 साल में आते हैं भारत, उसके बाद पहली फैक्ट्री कहाँ बनाते हैं? तमिलनाडु में। वहां पे ट्रैंकोबार को आप कैसे याद कर सकते हैं? ट्रैंकोबार को आप याद कर सकते हैं टैंक से, है ना, बहुत बड़े बड़े टैंक लेकर आते हैं अपने साथ, किसमें सामान भरेंगे, उसके बाद फिर अपने यहाँ ले जाएंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है। तो कच्चा माल भरने के लिए, रॉ मटेरियल भरने के लिए टैंक लेकर आते हैं कौन? हमारे डेनिस कंपनी वाले, ठीक है। ये आपको ईयर नहीं याद रखना है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आते कब है भारत? 1616 में, ये जरूर याद रखिएगा। पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, आपका ट्रैंकोबार इंपॉर्टेंट हो गया। बंगाल वाले इलाके में आपको ये नाम मिलेगा सीतारामपुर, ये इंपॉर्टेंट हो गया, डेनिश कंपनी आपको वहां पे मिलेगी। फिर ये आता है कि 1745 में क्या होता है? सभी फैक्ट्री अपनी बेचकर अंग्रेजों को ये चले जाते हैं। मतलब आप देखेंगे कि ये सिर्फ मतलब 1750 तक भी नहीं जाते, सिर्फ कहां तक है? 1745 तक। ये डेनिश कंपनी भारत में रहती है और फिर चली जाती है सब बेच बेच के, है ना। अब प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा या जो भी मुद्दा होगा इनका, ये जाने। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये सब बेच के चली जाती है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये किला बनवाया था, ठीक है, और ये अभी भी किला मौजूद है और जाते हैं बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ टहलने के लिए, घूमने के लिए। ये मैंने फोटो इसलिए बनाई है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ ना, फैक्ट्री बनाते थे, कोठी बनाते थे, उसका क्या मतलब है? तो ये ऐसे किला टाइप का, फैक्ट्री टाइप का बनाते थे, बिल्कुल पैक रहता था, और अंदर जो भी अपना सामान हुआ और उसके अलावा जो, जैसे मान लीजिए कोई लोग आ गए वहां से रुकने के लिए, तो एक अपना घर टाइप का बना रखा था, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेनिश कंपनी के बारे में। हमने देखा पुर्तगालियों के बारे में, हमने देखा डच के बारे में, हमने देखा अंग्रेजों के बारे में, हमने देखा डेनिश के बारे में, ठीक है। ये आपकी डेनिश आती है। सबसे लास्ट में जो आपकी कंपनी आएगी वो कौन सी है? वो है फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में आपके फ्रांस वाले आते हैं, ठीक है। घूमते टहलते कब आएंगे? ये मतलब याद रखना है, पहली कोठी कब स्टैब्लिश की उन्होंने? तो प्रथम कोठी सूरत में की। अच्छा, आपको याद होगा जब हमने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा था, तो उनको पहली फैक्ट्री सूरत में एस्टैब्लिश करनी थी, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही थी। अब आप देखेंगे जैसे ही पुर्तगाली क्या हुए, थोड़ा वीक हुए, और बाद में बहुत सारी कंपनियां आई, तो फ्रांसीसी को मौका मिल गया। पहले अंग्रेज बनाते हैं मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री, फिर सूरत में बनाते हैं। फ्रांसीसी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कब करते हैं? 1668 में, काफी बाद में करते हैं। 1668 में पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं, कहां पे? सूरत में। और कौन करता है? तो फ्रैंको कैरो नाम से ये आपके फ्रांसीसी व्यक्ति होते हैं। तो आप इनका फ्रैंको का नाम याद रखें चाहे ना याद रखें, इससे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आदमी फ्रांसीसी है बहुत फ्रैंक रहते थे ना, ये फ्रांसीसी बहुत फ्रैंक रहते हैं। सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं जब वो 68 साल के हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 68 में आए थे, पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। फ्रांसीसी का याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका जो है सबसे ज्यादा युद्ध चल रहा होता है अंग्रेजों से, है ना। अगर हम देखें कि कंपटीशन कौन दे रहा है भारत में अंग्रेजों को, तो वो रहते हैं आपके फ्रांसीसी। पुर्तगाली तो उनका तो वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, तो अब वो क्या हो गए? मित्र राष्ट्र हो गए, है ना। अब उन दोनों से तो आपका वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, रिलेशन ही हो गया। फ्रांसीसी जो है आपके यहाँ पे थोड़ा दुश्मनी चल रही होती है। आप देखेंगे भी कि 3-3 युद्ध होते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच। उसमें से जो 2 युद्ध होते हैं वो तो इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे इंग्लैंड में और फ्रांस में वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तो भारत में भी 2 कंपनियां हैं। अब वो आपको दिख रहा है कि भाई वो कंपनी जो है मतलब अंग्रेज जो है लड़ रहे हैं वहां अपने वाले देश में, तो भारत में भी वो आपस में लड़ना चालू कर देती है। ऐसा चल रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? सबसे मेन कॉम्पिटिटर होते हैं भारत में। इसीलिए इनका याद करना जरूरी है कि ये कब एस्टैब्लिश करते हैं अपनी फैक्ट्री। कब करते हैं? 1668 में, जब 68 साल के हो जाते हैं। कौन करता है? फ्रैंको कैरो, या फिर बहुत फ्रैंक आदमी रहता है फ्रांस का, वो एस्टैब्लिश करता है। कहाँ करता है? सूरत में। ये जरूर याद रखिएगा, सूरत में एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। डेनिश यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी कम्स टू इंडिया, और ये एक्चुअली इसका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ये थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। ये आप ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे पिछले वाले पेज का ही कॉपी पेस्ट हो गया, तो ये ध्यान मत दीजिएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फ्रांसीसी की पहली जो कोठी है कहाँ एस्टैब्लिश होती है, मतलब फर्स्ट फैक्ट्री जो है कहाँ एस्टैब्लिश होती है? वो होती है सूरत में। फ्रैंको कैरो जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं। दूसरी कोठी जो है इनकी मसूलीपट्टनम। आपने देखा कि अंग्रेजों ने पहले मसूलीपट्टनम किया फिर सूरत किया।
फ्रांसीसियों ने जस्ट उल्टा किया, पहले सूरत किया, फिर मसूलीपट्टनम किया आंध्र प्रदेश में। मतलब पहले सूरत वाले इलाके में किया, इधर पश्चिम वेस्ट वाले इलाके में, फिर आए आपके आंध्र प्रदेश वाले पूर्वी वाले इलाके में, ठीक है। उसके बाद 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया। और आप देखेंगे कि आजादी के बाद भी जो मेन सेंटर आपका था फ्रांसीसियों का, वो कौन सा था? पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी कब लेते हैं फ्रांसीसी? वो लेते हैं 1674 में, ठीक है। 74 साल के जब हो जाते हैं तब वो सोचते हैं कि यार एक ऐसा इलाका हम ले लेते हैं जहां पे हम अपनी पूरी कॉलोनी टाइप की स्टैब्लिश करेंगे। तो क्या लेते हैं? ये शेर खान लोदी से। और यहाँ पे आप चाहें तो ये याद रखें, फ्रैंकोइस मार्टिन मतलब जो निदेशक था जिसने आपके शेर खान लोदी से गांव प्राप्त किया पुदुचेरी, उसने अपना मुख्यालय फिर पौंडीचेरी को बनाया। तो ये आपको याद रखना है। और ये देखेंगे कि पौंडीचेरी जो है भारत का मतलब इनका फ्रांसीसियों का सबसे मेन मुख्यालय रहता है। जैसे अंग्रेज जो है बहुत सारा इलाका कैप्चर कर लेंगे, कैप्चर करने के बाद एक बंगाल, एक आपका मद्रास और एक बॉम्बे, 3 मुख्यालय बना लेंगे। और फ्रांसीसी की बात करें तो उनका मुख्यालय क्या रहता है? पौंडीचेरी रहता है। जैसे हम किसकी बात करें, आपके पुर्तगालियों की बात करें तो जो आपके पोर्तुगीज हैं, पुर्तगाली है, उनका गोवा हेडक्वार्टर रहता है। फिर आप देखेंगे मतलब आजादी के बाद भी गोवा में वो रहते हैं। पौंडीचेरी में आपको फ्रांसीसी मिलेंगे आजादी के बाद भी, 1947 के बाद भी। तो ये कहानी शुरुआत कब से होती है ना? शुरुआत होती है 1674 से, ठीक है। जब वो 74 साल का हो जाएगा, कौन? आपका फ्रैंकोइस मार्टिन। ये सिर्फ मार्टिन याद करिए। मार्टिन जो है हमारा 74 साल का हो जाएगा, वो पौंडीचेरी गांव खरीदेगा और उसमें फिर पौंडीचेरी शहर बसाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चंद्रनगर बंगाल में क्यों याद रखना है? क्योंकि हमने देखा बंगाल में डेनिस की भी मिल रही है सीतारामपुर में, है ना। अंग्रेजों की भी आपको बंगाल में मिलेगी फैक्ट्री। और फ्रांसीसियों की बात करें तो इनकी भी बंगाल में फैक्ट्री मिलती है 1690-92 के अराउंड। कहाँ पे? चंद्रनगर में। अब आप देखेंगे कि जब बंगाल में इन सब की फैक्ट्री रहती है तो अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है वो काफी ज्यादा आपस में लड़ाई करते रहते हैं, उस एरिया में व्यापार करते हैं और वहां के राजा से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, ये अपनी जो कोठी है उसको किला बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब पूरा हम फोर्टिफाई कर दे। उनको लगता है कि जो हमारा इलाका है तो बढ़िया बड़े बड़े दीवार ऊंचा बना ले और बिल्कुल किला टाइप का बना दे। और फिर जो बंगाल का राजा होता है उस टाइम पे, जो नवाब होता है, वो फिर मना कर रहा होता है कि नहीं भाई, हम अलाउ नहीं करेंगे आपको कि आप अपनी जो कोठी है उसको पैक कर ले। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो फ्रांसीसी हैं, जो अंग्रेज हैं, वो बंगाल में कहाँ कहाँ रहते हैं और कैसे बंगाल के नवाब को परेशान कर रहे होते हैं। उसी का परिणाम ये होता है कि फिर यहाँ पे युद्ध देखने को मिलेंगे आपको। प्लासी का हो गया, बक्सर का हो गया, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड है। आपको फ्रांसीसियों की भी कोठी मिलेगी, फैक्ट्री मिलेगी, कहाँ पे? बंगाल में। कहाँ पे मिलेगी? तो ये चंद्रनगर में, याद रखिएगा, ठीक है। ईयर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये मान के चलिए कि 1700 होने की जस्ट पहले, 1690-92 की बात हम कर रहे हैं, तो 1700 की जस्ट पहले की हम बात कर रहे हैं। 74 साल में, 1674 में पौंडीचेरी बनाया था। 68 में इन्होंने क्या किया था? पहली फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की थी। इतना याद आपको करना है। किसके लिए? फ्रांसीसी के लिए, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। अब हम युद्ध पढ़ने वाले हैं क्योंकि युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? पहला क्वेश्चन तो ये मिलेगा कि कर्नाटक का युद्ध कब से कब तक हुआ, है ना। ईयर पूछ सकता है तो आपको ईयर याद रखना है। 1746 से 48, 2 साल होता है। अच्छा, लंबे लंबे टाइम तक भी ये युद्ध चलते हैं तो आपको ईयर याद रखना है 46 से 48 तक, ठीक है। तो 1706, और ये भी याद रखना है कि हम यहाँ 1700 की बात कर रहे हैं। अब 1600 क्रॉस हो गया है ना, 1600 दिमाग में नहीं लगना है। 1746 से 48 की बात कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे मतलब यहाँ पे कि 3 लगातार होते हैं युद्ध, तो आपको ईयर याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हुआ, ईयर आपसे पूछा जा सकता है ना। दूसरा क्वेश्चन आप कहेंगे कि मैम क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यहाँ पे जो है वो संधि कौन सी होती है। जैसे आप देखेंगे हर एक युद्ध जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद एक संधि होगी, है ना। जो भी जीता होगा, हारा होगा, वो क्या करेगा? एक स्टेटमेंट लिखवाएगा, साइन करवाएगा कि भाई ये चीज आपको माननी पड़ेगी। उसको हम बोल रहे हैं ट्रीटी या संधि। तो यहाँ पे क्या करवाते हैं? संधि करवाते हैं। वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा आपका हो गया। संधि जो है वो किस वर्ष हुई थी, आपसे वो तीसरा सवाल पूछा जा सकता है। तो ये दूसरा सवाल हो गया, ये आपका तीसरा सवाल कि जो संधि हुई है वो जो है वो किस वर्ष हुई है, ठीक है।
चौथा सवाल आपका ये बन सकता है कि मान लीजिए अगर कोई फ्रांसीसी गवर्नर रहा होगा जो काफी ज्यादा फेमस रहा होगा, और जो अंग्रेज गवर्नर रहा होगा, किसके किसके बीच युद्ध हुआ, वो नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो आपका चौथा क्या हो गया, गवर्नर वगैरह का नाम पूछा जा सकता है। जैसे अभी हम देखेंगे कि जो सेकंड वाले में है तो आपका यहाँ पे डुप्ले रहता है, डुप्ले मेन नाम आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे सेंट टोपे का युद्ध, मतलब जो जगह है वहां का नाम रहता है सेंट टोपे, और इसको जो है प्रथम कर्नाटक युद्धों को, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को सेंट टोपे युद्ध या सेंट टोपे वॉर भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका हो गया पांचवा क्वेश्चन। ये भी पूछा जा सकता है कि इसको और क्या बोलते हैं, है ना, या प्रथम कर्नाटक युद्ध का अन्य नाम क्या था। ठीक है, तो ये सेंट टोपे आपको याद रखना है। अब इसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब युद्ध क्यों चालू कर देते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी, वो तो व्यापार करने आते हैं भारत में। इसका मुद्दा स्टार्ट होता है 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में। ऑस्ट्रिया क्या है भाई, यहाँ पे ऑस्ट्रिया आपको यूरोप में कंट्री मिलेगी। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार मतलब कौन आगे राजा बनेगा, उसके लिए युद्ध चालू हो जाता है। दो आपके कंटेंटर, जो आपके कॉम्पिटिटर रहेंगे वो रहेंगे। यहाँ पे एक जो है अंग्रेज उसको सपोर्ट कर रहा होगा, और एक जो फ्रांसीसी है दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि वहां युद्ध चालू हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब वहां युद्ध चल रहा होता है, वहां मुद्दा चल रहा होता है, तो यहाँ भारत में जो आपके व्यापारी रहते हैं, अंग्रेज व्यापारी और फ्रांसीसी व्यापारी, वो भी आपस में भिड़ जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका युद्ध है फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, ये कब स्टार्ट होता है, ये याद रखना है 1746 में, 2 साल चलता है 1748 तक। एक चीज और याद रखिएगा, जब हम इस कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो हिंदी में तो कर्नाटक बोलते हैं, इंग्लिश में आपको मिलेगा कर्नाटिक वॉर। ठीक है, और ये इलाका कौन सा था, तो याद रखिएगा ये आपका आज का कर्नाटक नहीं है ना, कर्नाटक लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन जो आप कर्नाटक बोलते हैं ना, ये वाला इलाका, ये इलाका आपका ये वाला इलाका हुआ करता था। ठीक है, ये वाला मतलब कर्नाटक आपको पता है मैप में इधर साइड मिलता है, लेकिन जो अंग्रेज हैं वो इस वाले इलाके को कर्नाटक बोलते थे, इसीलिए, और इसी वाले इलाके में आपके युद्ध होंगे, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, द्वितीय कर्नाटक वॉर, तृतीय कर्नाटक वॉर। ठीक है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड और थर्ड। तो हम नाम जो कर्नाटक है, कर्नाटक है, वो क्यों लेते हैं, क्योंकि आपका जो एरिया है ये वाला, जहां अंग्रेज बोलते थे कर्नाटक रीजन, वो उस वाले इलाके में आपके युद्ध होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बताया सबसे पहले 1746 याद रखना है, युद्ध कब स्टार्ट होता है। दूसरा याद रखिएगा मुद्दा क्या था, है ना, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ये भी क्वेश्चन अगर डीप में पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि स्टार्ट क्यों हुआ था। तो ऑस्ट्रिया क्या है, यूरोप की एक कंट्री है, वहां पे सक्सेशन के लिए क्या हुआ था, यहाँ पे युद्ध चालू हुआ था, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने थे। उसकी वजह से भारत में भी जो आपके व्यापारी थे अंग्रेज और फ्रांसीसी, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा 1746 में स्टार्ट होगा, इसको सेंट टोपे का युद्ध भी बोलते हैं, सेंट टोपे वॉर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी सेना के बीच अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, सेंट टोपे में हुआ था। और ये सेंट टोपे में क्या होता है, यहाँ पे फ्रांसीसी सेना की जीत होती है। मतलब अगर हम बात करें कि पहले कर्नाटिक वॉर में कौन जीता था, तो आपके कौन जीते थे, फ्रांसीसी जीते थे। युद्ध कौन सा होता है, तो ये होता है सेंट टोपे का युद्ध। ठीक है, ये होगा बैटल ऑफ सेंट टोपे, इसमें फ्रेंच जो आपके आर्मी थे उनकी विक्ट्री होती है। और याद रखिएगा फिर आपकी 1748, अब जब जीत जाते हैं, जीत जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, ट्रीटी करेंगे, संधि करेंगे। संधि कब होगी, 1748 में। जैसे ही याद रखिएगा वॉर आपका खत्म होगा, खत्म होने के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, ट्रीटी करते हैं कि चलो भाई तुम हार गए हो, तो अब ये चीजें हमारी मान लो, है ना, ये हमारी जो मांगे हैं वो तुम मान लो चुपचाप। आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म होता है उसके बाद भी बहुत सारी ट्रीटी हुई। जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 जो विश्व युद्ध द्वितीय है वो भी खत्म होगा, तो उसके बाद बहुत सारी संधि होंगी। जो जीत जाएगी वो संधि अपने हिसाब से बनाएगी, जो हार जाएगी उसको सारी बात माननी पड़ेगी। तो ऐसी आपकी संधियां हुआ करती हैं युद्ध के बाद। तो यहाँ पे भी जब पहला वॉर आपका खत्म होगा कर्नाटिक वॉर, तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी संधि होगी। संधि का नाम याद रखना है, संधि का नाम है एक्स-ला-शापेल। ये जो आपकी संधि है मतलब खतरनाक सा नाम है, ठीक है, और अलग है बिल्कुल, इसलिए याद भी आराम से हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो ये एक्स से रिलेट करना है, ये जो एक्स है ना, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक्स। ठीक है,
प्रथम कर्नाटक वॉर में जो आपके फ्रांसीसी रहते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है, और अंग्रेजों को अपनी एक्स देनी पड़ जाती है फ्रांसीसियों को, ठीक है, एक्स गर्लफ्रेंड मतलब, तो एक्स गर्लफ्रेंड अंग्रेजों को देनी पड़ जाती है, किसको, फ्रांसीसियों को, क्योंकि वो जीत जाते हैं। और ये संधि होती कब है, 48 में होती है, 1748 में। तो यहाँ पे आपको संधि याद रखनी है, एक्स ला शापेल। उसके अलावा क्या याद रखना है, सेंटोपे का युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक वॉर जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको 4-5 चीजें हैं, ईयर याद रखना है, कब से कब तक, इतना याद रखना है प्रथम कर्नाटक वॉर में, ठीक है। फिर आता है आपका द्वितीय कर्नाटक वॉर, सेकेंड वाला द्वितीय कर्नाटक वॉर। इसका भी सबसे पहले तो क्या याद करेंगे, ईयर याद करेंगे। ईयर कब से कब तक है, 1749, मतलब 1748 में हम यहाँ पे फ्रांस आपकी फ्रांसीसी सेना जीत जाएगी, अंग्रेज हार जाएंगे। अगले ही साल 49 में फिर से स्टार्ट हो जाएगा युद्ध, है ना, एक्सला शापेल की जो संधि करेंगे उसके बाद अगले ही साल फिर युद्ध चालू करेंगे। अभी युद्ध कब तक रहेगा, तो 49 से लेके आपका 54 तक रहेगा। अब ये चलेगा 4-5 साल तक, लंबा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 49 से लेके 54 तक आपका ये युद्ध चलेगा। आप देखेंगे कि जब हम 2-3 जैसे आपका द्वितीय कर्नाटक वॉर हो गया, तृतीय हो गया, तो इसमें ईयर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये याद करेंगे कि स्टार्ट कब से हुआ। जैसे 1746 में हुआ, 2 साल बाद खत्म हुआ, तो आपको याद करना है कि 1746 में हुआ और 2 साल तक चला। तो आपको जो बाद वाला है 1748 वो याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा याद करेंगे 1700 ये कब हुआ, 49 में हुआ, और फिर उसके बाद ऐड करेंगे कि इतने साल चला। सेम ऐसे ही फिर थर्ड वाले में भी याद करेंगे कि ये कब से स्टार्ट होता है और कितने साल चलता है, जिससे आपको जो ये दूसरा वाला ईयर है वो याद नहीं करना पड़े, सिर्फ ये याद करना पड़े कि कितने साल युद्ध चला, ठीक है। अब ये 1754 तक जाता है। इसका मेन कारण क्या था, मेन मुद्दा क्या था, भारत में आप देखेंगे मैप में, एक ये हैदराबाद वाला इलाका हो गया, ये एक कर्नाटक वाला इलाका हो गया। कर्नाटक, इसमें हम ये कर्नाटक वाले ही इलाके की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कर्नाटिक वॉर है जिसके नाम पर ये युद्ध बोला जाता है वो ये वाला इलाका था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हैदराबाद और कर्नाटक, यहाँ पे जब मेन राजा आपके उसकी डेथ हो जाएगी तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होगा। अब उत्तराधिकार के लिए युद्ध होगा तो 2 आपके कॉम्पिटिटर रहेंगे आमने सामने। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या कर रहे थे, दोनों अलग अलग कॉम्पिटिटर को हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। इसमें आप देखेंगे कि जब पहला वाला आपका युद्ध होगा, इसमें आपका एक नाम मिलता है यहाँ पे डुप्ले, इसका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहला फ्रांसीसी गवर्नर रहता है जो ये देखता है कि जो हम कितने आसान तरीके से यहाँ के जो रूलर हैं, मतलब जो राजा हैं, उनको हरा सकते हैं। तो भारतीय राजाओं को हमारी सेना आसान तरीके से हरा सकती है, क्योंकि हम ज़्यादा ऐसा मान लीजिए कि डिसिप्लिन के साथ लड़ते हैं, हम ज़्यादा हमारे पास सैनिक कम है, लेकिन हमारे लड़ने की जो टेक्निक है वो अलग है। और जो आपके भारतीय राजा हैं वो ऐसे कमज़ोर हैं, ज़्यादा अच्छी उनकी सेना भी नहीं है, तो हार जाते हैं। इस वजह से ये जो आपका डुप्ले है फ्रांसीसी गवर्नर, ये इंटरफेयर करना चालू करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये फ्रांसीसी क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे, है ना, कुल मिला के इन्हें व्यापार करना चाहिए था। हमारे यहाँ से मसाले लेके जाओ, हमारे यहाँ से सूती कपड़े लेके जाओ, अपने यहाँ बेचो, बात खत्म। लेकिन ये डुप्ले देखता है कि यार यहाँ पे जो आपके राजा वगैरह हैं वो कमजोर हैं, अगर हम किसी एक को सपोर्ट करते हैं तो ये हमें काफी ज्यादा रियायत दे देंगे कि फ्री में तुम व्यापार करो, कोई टैक्स नहीं, कोई चुंगी नहीं, ऐसा कर सकते हैं, है ना। और हमारा जो, अगर हम राजा को हेल्प करेंगे तो सीधी बात है राजा भी हमें हेल्प करेगा। तो ये सबसे पहले डुप्ले क्या करते हैं, इंटरफेयर करना चालू करते हैं पॉलिटिकल मैटर्स में, ठीक है, इंटरनल मैटर्स में, भारतीय राजाओं के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना चालू करते हैं। इन्हीं का देखा सीखी फिर अंग्रेज भी चालू करेंगे। अब पहले अंग्रेजों को ये रहता है कि सिर्फ व्यापार करना है, व्यापार में ज्यादा से ज्यादा हमें छूट मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारा टैक्स बचे, जिससे हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। लेकिन ये डुप्ले के कारण, फ्रांसीसी गवर्नर, इस डुप्ले के कारण उन्हें पता चला कि यार कैसे हम फूट डालो शासन करो की नीति अपनाएंगे और कैसे हम एरिया कैप्चर कर सकते हैं, कैसे हम चुंगी फ्री, टैक्स फ्री हो सकते हैं। तो यहाँ पे युद्ध हो रहा होता है हैदराबाद और कर्नाटक का, दोनों में मतलब अलग अलग। यहाँ पे हैदराबाद में 2 लोग होते हैं, जैसे ये 2, इनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। कर्नाटक के 2 अलग अलग लोग हैं जिनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। फ्रांसीसी जो डुप्ले है वो एक को सपोर्ट करेगा, जो आपके अंग्रेज हैं वो दूसरे विरोधी दल को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में डुप्ले सही खेल रहा होता है ना,
मतलब उसको लग रहा होता है कि अरे मैं जीत रहा हूँ, सारी चीजें सब अच्छी हैं। लेकिन जब थोड़े टाइम बाद हम देख रहे हैं काफी लंबे टाइम तक युद्ध चल रहा है ये, है ना, तो जब क्या होता है लास्ट में फिर डुप्ले हार जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हार जाएगा तो फिर फ्रांसीसी आपकी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो देखेगी कि यार इतना सारा पैसा भी खर्च कर दिया, तुम इंटरनल मैटर में भी घुस रहे थे भारतीय राजाओं के, और कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो फिर ये इसको वापस बुला लेंगे, तुम वापस आओ, तुमसे अच्छा काम नहीं हो रहा है ना। फिर उसकी जगह पे किसको वो भेजेंगे, उसकी जगह पे भेजेंगे गोडेहू को। मतलब ये थोड़ा आपके फ्रांसीसी नाम है इसलिए थोड़ा अलग नाम है। फिर यहाँ पे गोडेहू आपका आएगा। गोडेहू जो है वो किसकी जगह पे आया था, डुप्ले की। नाम याद रखिएगा डुप्ले, क्योंकि प्रथम जो कर्नाटक वॉर है उसमें भी काफी ज्यादा इनका योगदान था, वो जीत भी गए थे फ्रांसीसी। सेकंड में भी काफी लंबे टाइम तक जीत रहे थे फ्रांसीसी, वो तो फिर लास्ट में क्या हुआ, आपके मतलब अंग्रेज जो हैं वो फिर आगे निकल जाते हैं, फिर डुप्ले को भी वापस बुला लिया जाता है। अब जैसे ही गोडेहू आएगा वापस डुप्ले की जगह पे, तो वो क्या करेगा कि हमें कोई लड़ना नहीं है, हम व्यापारी हैं, हमें सिर्फ प्रॉफिट अपना कमाना है। तो फिर ये आते ही क्या करेगा, संधि कर लेगा। संधि करेगा कहाँ पे, अब फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर था पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी पे संधि करता है। कब करता है, तो ये करता है, याद रखिएगा, आपके 54 तक युद्ध चलेगा, 55 में जाके ये संधि करेगा। ठीक है, 55 का हम क्या बनाते हैं, जैसे 55, ठीक है, 55 का हम बनाते हैं पच। जैसे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा होता है तो हम बोलते नहीं कि बहुत पच कर रहे हैं यार यहाँ लोग, तो हम 55 को पच बनाते हैं। तो हमने क्या याद किया कि जो आपके अंग्रेज हैं वो फ्रांसीसी से दूसरे कर्नाटक वॉर में बहुत पच करने के बाद पौंडीचेरी की संधि करते हैं। संधि आपकी होगी गोडेहू, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर होगा, और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पच करने के बाद मतलब आपके 1755, ये याद रखना है, फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू पौंडीचेरी की संधि करता है अंग्रेजों के साथ। ये आपको कब होता है, दूसरे कर्नाटक युद्ध में। तो पहले आपको याद रखना है, पहले तो साल, ठीक है, 49 से स्टार्ट होगा, 54 तक जाएगा। अगले ही साल खत्म होने के हम 55 में पौंडीचेरी की संधि करेंगे, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी करेंगे। ठीक है, जिससे युद्ध आपका खत्म हो जाएगा। कौन करेगा, फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू। उसके अलावा ये डुप्ले का याद रखना है कि डुप्ले जो है वापस चला जाता है। यहाँ पे हैदराबाद और कर्नाटक, इन दोनों का मेन मुद्दा रहता है, ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। यहाँ से फ्रांसीसी और आपके अंग्रेज ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सीज फायर यहाँ पे हो जाती है 1755 में। पहली वाली कौन सी है, एक्स, याद है, ब्रिटिशर्स ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड भेजी थी फ्रांसीसियों के पास, तो एक्स ला शापेल है पहली वाली, वो याद रखना है। और कब हुई थी, तो याद रखना है 48 में हुई थी, है ना, ये ईयर भी याद करते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईयर, क्योंकि पूछा जाता है एक्स ला शापेल की संधि किस युद्ध में हुई थी, ये भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, पहले में एक्स को भेजते हैं, दूसरे में पौंडीचेरी, खुद अंग्रेज आते हैं पौंडीचेरी फ्रांसीसी के यहाँ, बताते हैं कि चलो अब संधि कर लेते हैं। ठीक है, तो पौंडीचेरी आपका दूसरे में मिलेगा, ये हो गया। फिर तीसरा कर्नाटक वॉर क्यों होता है, थर्ड कर्नाटिक वॉर, ये क्यों होता है, सबसे पहले तो कब स्टार्ट होगा, तो याद देखेंगे आप 1756, मतलब फिर वही 55 में हमने संधि की, अगले साल 56 में फिर चालू कर दिया युद्ध। तो 56 में हमने किया, और ये कब तक जा रहा है, 63 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे 7 साल यहाँ पे चल रहा है। ये 7 ईयर वॉर जो है ये क्यों स्टार्ट होता है, ये फिर स्टार्ट होता है कहाँ पे, यूरोप में। अंग्रेजों, मतलब आपके जो ब्रिटिशर्स हैं और जो फ्रांसीसी देश हैं, मतलब फ्रांसीसी फ्रेंच जो आपका देश है, इन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध चालू होता है। तो आपका जो इंग्लैंड है और फ्रांस है वहां लड़ रहे होते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि भारत में जो आपके व्यापारी हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी, वो आपस में लड़ना चालू करते हैं। सबसे पहले याद रखना है ईयर 1756, 7 साल तक चलता है, आप ऐसे याद रखेंगे। तो ये बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर दूसरा बात क्या होता है कि यहाँ पे एक होता है वॉन्डिवॉश का युद्ध 1760 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अंग्रेजी सेना आयरकूट के नेतृत्व में जाती है और फ्रांसीसी हार जाते हैं। जैसे हमने सेंट थॉमे का युद्ध देखा, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाले में हमने ज्यादा कुछ देखा नहीं। थर्ड वार में थर्ड जो आपका युद्ध है, थर्ड कार्नाटिक वॉर, इसमें होता है वॉन्डिवॉश का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश कब होता है, 1760 में। तो यहाँ पे फ्रांसीसी सठिया जाते हैं या अंग्रेज सठिया जाते हैं। तो 1760 मतलब सठिया जाना, सठिया जाते हैं। और जो अंग्रेज होते हैं, आयरकूट का आप क्या लिखेंगे, याद करेंगे, कूट,
किसको कूट रहे हैं? फ्रांसीसियों को कूट रहे हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी कूटते हैं, कूट कूट के क्या करेंगे? कूट कूट के वॉन्डी वॉश का आप याद रखेंगे, वॉश कर देते हैं अंग्रेजों को बिल्कुल। तो आपके जो अंग्रेज हैं वो सठिया जाते हैं और कूट कूट के क्या कर देते हैं? कूट कूट के यहाँ पे वॉश कर देते हैं, साफ कर देते हैं बिल्कुल फ्रांसीसियों को कि दोबारा मुंह नहीं दिखाना हमको, है ना। तो 1760 वॉन्डी वॉश का युद्ध और आयरकूट और किसके बीच होता है? फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें हमारे आयरकूट जीत जाते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है आयरकूट का, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि याद रखिएगा। जैसे हमने डुप्ले का नाम याद रखा है, फ्रेंच आपका जो है गवर्नर, तो ऐसे ही आयरकूट का याद रखिएगा। तीसरे वाले युद्ध में कब से कब तक है? 1756 से 1763 तक, ठीक है। 56 से स्टार्ट होगा, संधि हम 55 में कर रहे हैं, पौंडीचेरी वाली 56 से फिर स्टार्ट कर दिया युद्ध हमने। इस युद्ध में क्या होगा? सबसे पहले तो आपका जो सठिया गया है अंग्रेज, वो अब कूट कूट के बिल्कुल वॉश कर देगा फ्रांसीसियों को भारत से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 1761 में अंग्रेज फिर फ्रांसीसी से पौंडीचेरी भी छीन लेते हैं। मेन हेडक्वार्टर वही रहता है और वही छीन लेते हैं कौन? अंग्रेज, ठीक है, 1761 में। फिर 1763 में, जैसे आप देखेंगे 63 यहाँ पे खत्म हो रहा है और उसी साल संधि होती है। किसकी संधि? पेरिस की संधि। अब हम पेरिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पेरिस में होती है, ठीक है। वहां पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चल रहा था युद्ध, है ना। वहां युद्ध विराम होगा तो भारत में भी युद्ध विराम होगा। वहां युद्ध विराम के बाद होती है पेरिस की संधि, तो यहाँ भी हम थर्ड कार्नाटिक वॉर जो है उसके बाद पेरिस की संधि को मान लेते हैं कि ये आपकी ट्रीटी हुई थी, ठीक है। इसमें क्या होता है? चंद्रनगर को छोड़कर फ्रांसीसी को शेष भाग लौटा दिया जाता है। हमने देखा था बंगाल वाले इलाके में चंद्रनगर जो है वहां पे कोठी बनाई थी फ्रांसीसियों ने। अंग्रेज कहते हैं ठीक है चंद्रनगर बस हमें दे दो, उसके अलावा से अभी पौंडीचेरी भी छीन लिया है, तो सब इलाके फिर वापस कर देते हैं फ्रांसीसियों को। लेकिन इसके साथ ही ये मुद्दा रखा जाता है कि आप आर्मी नहीं मेंटेन करोगे, हमसे लड़ने के लिए आर्मी चाहिए, व्यापारी तो लड़ नहीं पाएंगे। आप आर्मी नहीं रखोगे, उसके अलावा आप सिर्फ व्यापार पे ध्यान दोगे, आप कब्जा करने पे ध्यान नहीं दोगे, है ना। कि आप पता चला आपने देखा कि कोई राजा जो है वो कमजोर है तो आप कब्जा करने चलने लग गए, या आप जैसे आपने हैदराबाद कर्नाटक में इंटरफेयर किया इंटरनल मैटर्स में, है ना, कौन उत्तराधिकारी बनेगा कौन नहीं बनेगा, आप ये सब काम नहीं करेंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे। तो आप देखेंगे कि थर्ड कर्नाटिक वॉर जैसे ही खत्म होता है तो यहाँ पे सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट ताकत निकल के आती हो रहती है आपके अंग्रेज। फ्रांसीसी हार गए होते हैं, पेरिस संधि में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम आर्मी नहीं रखेंगे, और उसके बाद क्या हो जाता है? यहाँ पे सिर्फ व्यापार पे ध्यान देते हैं। मेन इनका जो इलाका रहता है वो रहता है पौंडीचेरी, ठीक है। उसके अलावा आप जैसे कराईकल हो गया, माहे हो गया, जो हमारे पौंडीचेरी के अंतर्गत आते हैं, वो सारे आप देखेंगे फ्रेंच कॉलोनी ही होते थे भारत में, ठीक है। तो ये आपको पेरिस की संधि एक तो याद रखनी है, कब होती है? 1763 में, ये याद रखनी है। वॉन्डी वॉश का युद्ध याद रखना है, ये काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। वॉश कर दिया था किसने? अंग्रेजों ने। किसको? फ्रांसीसियों को। कैसे वॉश किया था? बिल्कुल कूट कूट के वॉश कर दिया था। कब करते हैं? जब सठिया जाते हैं, तो 1760 में, ठीक है। ये हो गया आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध। यहाँ पे जो ये मैंने मैप ऐड किया है, इसको आप जब पीडीएफ के फॉर्म में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें क्या है? इसमें पता चलता है कौन कौन सी व्यापारिक कंपनियों का कहाँ कहाँ पे क्या था हेडक्वार्टर, मतलब आपका फैक्ट्री थी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे द्यू हो गया, और यहाँ पे आपका दमन हो गया। यहाँ पे कौन दिख रहा है? सूरत हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कौन? आपके पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली है। उसके अलावा बेसिन हो गया, बॉम्बे हो गया, ये भी किसके पास थे? आपके पुर्तगालियों के पास। तो यहाँ पे आप देखेंगे कलिकट, कैनानोर, कोचीन, ये वाला इलाका, यहाँ से धीरे धीरे ये वाला इलाका, ऊपर से ये पूरा ये इलाका, ऐसे करते करते बीच में फिर गोवा भी कब्जा कर लिया। तो ये पूरा जो आपका पश्चिम वाला इलाका था, वहां पे आपके जो पुर्तगाली हैं उनका क्या चल रहा था? बिल्कुल कब्जा चल रहा था। तो सिर्फ ये वाला जो आपका कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र था, वहां पे यहां से लेके आपके केरल से लेके ऊपर आप देखेंगे गुजरात तक सारे इलाके कब्जा कर रखे थे, जिससे आराम से वे व्यापार कर पाए, क्योंकि ये आपके क्या है? बंदरगाह है, पोर्ट है यहाँ पे, तो आराम से व्यापार कर पाए। मेन कौन सा था? केरल में हो गया आपका कोचीन, कलिकट, कैनानोर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर गोवा क्या करते हैं? अपनी राजधानी शिफ्ट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बॉम्बे था, बेसिन था, और यहाँ पे सूरत था, दमन और दीव था, ठीक है। तो यहाँ पे बॉम्बे फिर किसको दे देते हैं दहेज में?
अंग्रेजों को दे देते हैं, और वही अंग्रेज जो राजा रहते हैं वो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। तो यहाँ पे फिर बॉम्बे में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा सूरत में 1612-13 में आपको कौन मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको अंग्रेजी कंपनी मिलेगी, वहां पे सूरत में भी स्टैब्लिश करते हैं, है ना। फ्रांसीसी भी सूरत में स्टैब्लिश करते हैं फैक्ट्री, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में आपने देखा अंग्रेजों ने भी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी और फ्रांसीसियों ने भी स्टैब्लिश की थी, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया, ये हो गया डच, डेनिश, पुर्तगाली, यूरोपियन, ये आपके फ्रेंच। तो सारा आपको यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, जिससे आप जब ये मैप देखें तब आपको मेन इलाका समझ में आए। जहां पे ट्रैंकोबार है, अब देखो ट्रैंकोबार में आप देखेंगे कि डैनिश थी, डैनिश के हमने दो नाम पढ़े हैं, ट्रैंकोबार पढ़ा है और यहाँ पे हमने कौन सा पढ़ा है, श्रीरामपुर, ठीक है, श्रीरामपुर या सीतारामपुर। तो ये दो जो मेन थी लोकेशन, मेन फैक्ट्री डैनिश की। डच जो है आपको कहाँ मिलेगा, जैसे आपको मसूलीपट्टनम में मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पुलिकट वाले इलाके में मिलेगा, जो मैंने आपको बताया है कि डच कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको चंद्रनगर में कौन मिलेगा, चंद्रनगर में हमारी फ्रांसीसी कंपनी मिलेगी। उसके अलावा हुगली में ब्रिटिशर्स रहेंगे। यहाँ पे चिनसुरा वाला जो इलाका है, चिनसुरा में भी आप देख रहे हैं कि आपकी कौन सी है, डच है। तो एक तो इलाका जो है कौन सा वाला, ये वाला इलाका हो गया तमिलनाडु वाला, जहां पे आपको कंपनी मिलेगी। यहाँ पे आपको एक दो मिलेंगी मसूलीपट्टनम वाले इलाके में। ये आपका बॉम्बे वाला इलाका, सूरत वाला इलाका, यहाँ पे आपको काफी कंपनीज मिलेंगी। कलकत्ता में आपको कौन मिलेगी, जैसे यहाँ पे आपको फ्रेंच मिलेगी और उसके अलावा आपको पुर्तगाली मिलेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ये बंगाल वाला इलाका, बंगाल वाले इलाके में चाहे हम किसकी बात करें, अंग्रेजों की बात करें, चाहे हम डच की बात करें, डेनिश की बात करें, फ्रांसीसी की बात करें, सबने यहाँ पे क्या किया हुआ था, अपनी फैक्ट्री बनाई थी। पुर्तगालियों की बात करें तो उनकी हुगली में फैक्ट्री थी। तो आप देखेंगे कि ये जो इलाका था बंगाल वाला, वहां पे सबने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रखी थी। क्योंकि अगर हम बात करेंगे मुगलों के अंतर्गत कौन सा प्रांत जो था वो सबसे ज्यादा रिच था, सबसे ज्यादा ऐसा मानिए कि बहुत व्यापार के लिए और सारी चीजों के लिए अच्छा था, धनी था, वो था आपका बंगाल वाला इलाका। और इसीलिए आप देखेंगे कि सारी यूरोपीय कंपनी आपको कहाँ मिलती हैं, फिर मतलब सारी फैक्ट्रीज आपको बंगाल वाले इलाके में जरूर मिलेंगी। और आप जब देखेंगे कि अंग्रेज जो है वो किस वाले इलाके से चालू करते हैं कब्जा करना, तो वो भी कहाँ से करेंगे, बंगाल वाले इलाके से ही चालू करेंगे। और एक अंग्रेज है वो बोलता भी, अभी मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, कि हमें भारत की जो चाबी है, मेन जो चाबी है वो मिल गई जब हमने बंगाल कैप्चर किया। क्योंकि अगर हम बंगाल को कैप्चर नहीं करते तो हमारे पास ना इतना धन आता, उनके पास धन आता है और अलग अलग जगह पे फिर युद्ध करना चालू करते हैं और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे वहां पे सारी की सारी फैक्ट्रीज हैं, हर यूरोपीय जो व्यापारी है उसकी। उसके अलावा मेन लोकेशन भी बता दी, चंद्रनगर, चिनसुरा, हुगली, कलकत्ता, उसके अलावा आपका श्रीरामपुर, ये नाम याद रखने हैं। किसकी फैक्ट्री कहाँ पे थी ये जरूर याद रखिएगा। सूरत में हमने पढ़ा, मसूलीपट्टनम में पढ़ा, ट्रैंकोबार में पढ़ा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो याद रखिएगा, आपको 6261759209 इस पे कॉल करके पूछना है। आपका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। ब्राह्मी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अभी वहां पे बहुत सारे पीडीएफ मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, प्राचीन भारत वाले इलाके से। और अब हम अभी जैसे मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न के भी मैं अपलोड करते जाऊंगी, तो वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको पिन वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे पिन किया होता है ऊपर, वहां पे आप टिक करेंगे तो आपको सारे पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम और जो सब्जेक्ट हैं हमारे ज्योग्राफी वगैरह वो सब भी कंटिन्यू रखेंगे। सपोर्ट जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।